देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। कल सुबह 8 बजे से सभी मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अगर बात नतीजों की करें तो उपचुनाव के नतीजे से हालांकि योगी सरकार पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच ये प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर है, क्योंकि बीजेपी अगर शानदार प्रदर्शन करती है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर जनता की सीधी मोहर के तौर पर माना जाएगा, और विपक्ष के पास ये प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है। बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहेगा। तो अब एग्जिट पोल में यूपी की 7 सीटों में से 5 से 6 सीट भाजपा के खाते में जाने की उम्मीद है, तो समाजवादी पार्टी को भी 1 या फिर 2 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। अब एग्जिट पोल के मुताबिक बसपा और कांग्रेस के लिए खाता खोलना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने इन चुनावों में अपना पूरा जोर लगाया है, तो विपक्ष ने भी चुनावों के अंदर अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 7 सीटों के उपचुनावों के नतीजे 2022 के रण को तय करेंगे। तो कल 8 बजे सुबह से जब से मतगणना शुरू होगी उसके बाद धीरे धीरे ये जो तस्वीर है वो भी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक एक करके सीटों के जो आंकड़े हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कानपुर में आप समझ लीजिए उपेंद्र पासवान और इंद्रजीत कोरी, ये घाटमपुर की सीट है, इनके बीच में जो टक्कर है वो सीधे तौर पर मानी जा रही है। और ये आपको बता दें कि कमला रानी वरुण जो कि कैबिनेट मंत्री थी, उनके निधन के बाद ये जो सीट है वो खाली हुई थी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी यानी कि एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन दोनों के बीच में ही ये जो फाइट है वो सीधे तौर पर मानी जा रही है। और उपेंद्र पासवान को लेकर के अब जो देखना है, जो तमाम रैलियां हुई हैं उसका असर कितना होता है। अब बांगरमऊ नाव की बात कर लेते हैं। कुलदीप सेंगर चर्चित नाम रहे और उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली थी। अब श्रीकांत कटियार को यहां से उतारा गया जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे, और अब ऐसे में इंद्रजीत कोरी उनके जो अपोजिट हैं यानी कि उनके अगेंस्ट हैं, उनके बीच में भी ये टक्कर है। टूंडला फिरोजाबाद की ऐसी हम बात कर लें तो प्रेमपाल सिंह और संजीव चक के बीच में यहां पर जो टक्कर है वो मानी जा रही। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा आपको बता दें कि टूंडला में खारिज हो गया था, तो मैदान में सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, इन तीन के बीच में जो टक्कर है वो सीधे तौर पर है। और टूंडला की सीट पर जो निगाहें वो इसलिए भी लगी हुई हैं कि देखना यह है कि अब यहां से जो कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ उसके बाद वो जो वोट बैंक है वो किस तरफ गया है, उससे फायदा किसको मिला, किसको उसका नुकसान होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि टूंडला के इस पूरे जो चुनावी रण है उसको बेहद दिलचस्प बना रही हैं। हालांकि प्रेमपाल सिंह और संजीव चक के बीच में यहां पर सीधे तौर पर जो टक्कर है वो मानी जा रही है। और ऐसे ही बुलंदशहर सदर सीट की बात करें तो यहां पर उषा सिरोही और प्रवीण कुमार के बीच में यहां पर जो टक्कर है वो सीधे तौर पर मानी जा रही है। और ये मात्र एक इकलौती ऐसी सीट है जिसका जिक्र अभी से पहले भी हुआ था, और उसमें यह भी कहा गया कि बसपा यहां पर अपनी जो दावेदारी है उसको पुरजोर तरीके से ठोक रही है और वो ये कह रही है कि वो इस सीट को जरूर जीतेगी। हालांकि बीजेपी और बसपा के बीच में यहां पर टक्कर सीधे तौर पर नजर आ रही है। ऐसे ही जौनपुर मल्हनी की बात कर लें, ये सीट भी बहुत चर्चा का विषय रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में अभी फिलहाल ये सीट थी और अब समाजवादी पार्टी के लिए इसको प्रतिष्ठा के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहां पर भी दिलचस्प यह है कि निर्दलीय और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी को हालांकि अभी जो आकलन है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि त्रिकोणीय जरूर बना रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट काफी मुश्किल है, जैसा कि जो एक्सपर्ट हैं या फिर वहां से जो जानकार हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि कल तक का अब इंतजार करते हैं, देखते हैं मल्हनी पर इस बार क्या होता है। यहाँ देखिए मनोज सिंह, धनंजय सिंह ये प्रत्याशी हैं यहाँ से। धनंजय सिंह जो कि निर्दलीय हैं, मनोज सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और अब इन लोगों के बीच में भी जो फाइट है वो सीधे तौर पर बताई जा रही है। ऐसे देवरिया की हम बात करते हैं, ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, बड़ा नाम है, डॉक्टर सत्य प्रकाश, इन दोनों के ही बीच में यहाँ पर जो फाइट है वो दिलचस्प बताई जा रही है और मुकाबला भी बहुत पेचीदा है, और देखना यह है कि यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
तो चलिए एक एक करके इन सीटों का जो हाल है, जो गणित है, वो हमने आपको समझा दिया है, कहां पे कौन से प्रत्याशी और किनके किनके बीच में जो फाइट है वो सीधे तौर पे नजर आ रही है। हालांकि अब फैसला हो चुका है, क्योंकि ईवीएम के अंदर ये सब प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कैद हो गई और इंतजार कल का है, क्योंकि कल सुबह से ही इंडिया न्यूज आप तक पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचाना शुरू कर देगा। तो सबसे तेज और सटीक नतीजे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो 7 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हुए हैं, ये 7 सीटें प्रतिष्ठा का भी सवाल है, साथ ही साथ लिटमस टेस्ट भी है सरकार के लिए, क्योंकि 2022 के अंदर विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सरकार को जाना है। ऐसे में योगी सरकार जो तमाम दावे कर रही है या फिर जो तमाम उन्होंने काम किए हैं जिसका जिक्र इस चुनावों के अंदर हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं जनता की मोहर होगी। अगर यहां से जीत होती है किसी पार्टी की ज्यादा सीटें जीतकर, तो वो ये बात कहेगी कि उसने अपने मैसेज को पहुंचाया, जनता ने उस पर भरोसा किया। लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता रहा, जिन मुद्दों के आधार पर आक्रामक रवैये के साथ विपक्ष ने इस बार किस चुनाव को लड़ा है, क्या उसका इंपैक्ट इस बार देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष अपने मैसेज को कन्वे कर पाया और कैसा रहेगा कल का जो दिन? आप सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं और आज बड़ी बहस में भी हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या 2022 का जो चुनाव है उसकी तस्वीर कल से स्पष्ट हो जाएगी। आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान जुड़ गए मेरे साथ, मैं उनका परिचय पहले आपसे करवा देता हूं। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। केसी जैन जी बहुत स्वागत है आपका। उवैद नासिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उवैद नासिर जी आपका भी बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत। और मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। केसी जैन जी आपसे शुरुआत करते हैं। अब तो इंतजार बहुत कम है, धड़कनें बढ़ी होंगी, लेकिन कैसे देख पा रहे हैं? कल आश्वस्त हैं क्योंकि 7 सीटें हैं, 6 आपके पास थी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए आयुष जी, हम लोग इस पे 3 तारीख को भी चर्चा किए थे जिस दिन वोटिंग हुई थी। और जो 7 की 7 सीटें हैं, जो चाहे नौगवा की हो, टूंडला की हो, बांगरमऊ की हो, देवरिया की हो, मल्हानी की हो, बुलंदशहर हो, तो 7 की 7 सीटों पे हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत ही दमखम के साथ सारे प्रत्याशी लड़े हैं और जनता का रुझान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दिया। और जो चीज़ आप ये कह रहे हैं कि ये लिटमस टेस्ट है और अगर जनता ने आपको महत्व दिया है तो ये 7 सीटें भी आपके पाले में होंगी। तो बिल्कुल आयुष जी, ये हम लोग इसको कहीं पे भी हल्के स्तर से नहीं देख रहे हैं, ना तो हल्के स्तर से हमने चुनाव लड़ा है। मेहनत की है, हर एक सीट पे मेहनत की गई चुनाव में और हमें पूरा विश्वास है कि 7 की 7 सीटें, जिसमें से 6 सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें रही हैं, लेकिन उपचुनाव होने के कारण यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है और 7 की 7 सीटों पे हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जी देखिए, आपने जो 3 तारीख का जिक्र किया, 3 तारीख को भी मैंने ये सवाल पूछा था और आज भी पूछ रहा हूँ। केसी जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बताइए भाई, आपका आकलन कहता क्या है? क्योंकि देखिए ये तो चुनावी बातें हो गई भाई, चुनाव होना था, आपको जो कन्विंस करना था लोगों को आपने कर लिया, उन्होंने ईवीएम के अंदर अपना जो मत है वो दे दिया है, लेकिन आपका अपना आकलन बताइए, आप क्या वाकई में आश्वस्त हैं? आपको लग रहा है दिल की धड़कनें बढ़ी नहीं हुई? केसी जैन जी, क्योंकि महत्वपूर्ण आपके लिए सबसे ज्यादा है, यहाँ जितने लोग बैठे उसमें लगता है मुझे सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि 7 प्रतिष्ठा सब सवाल आपके लिए। 7 देखिए जी आयुष जी, देखिए जो 7 सीटें हैं, 7 में से जो 6 सीटें हमारी पहले से जीती हुई जो 6 सीटें हैं जिसपे उपचुनाव हो रहा है, वो तो हम 100% जीती रहे। हाँ, ये जो देवरिया की सीट है तो इसको लेकर के वहां पे जो रुझान आया, वहां पे जिस तरीके के आंकड़े आए, तो ये लगता है कि जो विपक्ष के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही टक्कर है। लेकिन यहाँ से भी हमें उम्मीद है कि यहाँ हो सकता है वोटों का प्रतिशत कम हो, वोट कम हो, लेकिन बाकी 6 सीटें तो जीत रहे हैं बहुत पिछड़ अंतर के साथ में, वोटों के पिछड़ अंतर के साथ में हो सकता है। मतलब केसी जैन जी आप ये मान रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने आकलन कर दिया, हालांकि इंतजार तो हम सब कर रहे हैं, यहाँ पर आपने आकलन कर दिया कि 6 थी, 6 की 6 रहेंगी, एक और अगर आ जाती तो अलग बात है। चलिए मनोज यादव जी, भाई एक सीट आपकी थी, लेकिन आप लोग को गेनिंग पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष होने के नाते आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, जनता इनसे परेशान है। आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी ना मनोज यादव जी? आकलन एकदम सही बताइएगा, चुनावी बातें मत करिएगा। कितनी जीत रहे हैं? सामने आ जाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित आएगी और वो ये है कि कल योगी आदित्यनाथ जी की हार होगी, और वो इसलिए हार होगी कि देवरिया में गाड़ी पलट चुकी है और बांगरमऊ में गाड़ी पंचर हो चुकी है
और घाटमपुर में भी गाड़ी की स्थिति उसका स्टेपनी से लेके और इंजन तक लगभग बंद हो चुका है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आपने बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से सुन लिया कि हमारी स्थिति क्या होने जा रही। जब आपने प्रश्न को दोहराया तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम 6 सीटें जीत लेंगे, लेकिन तब भी उनका कॉन्फिडेंस रुका नहीं। उन्होंने बोला कि हम देवरिया वाली सीट पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी मैंने विश्लेषण कर दिया। दरअसल में हुआ ये कि सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। अगर ये 1-2 सीटें जीत भी जाते हैं तब भी इनकी हार है। 6 ये जीत लेंगे ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, जो बीजेपी के प्रवक्ता खुद कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, हार जीत का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। तो निश्चित तौर पे सरकार को अपने काम पे, अपने योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे ऐसा कुछ चुनाव हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर है आयुष जी कि वो चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही। एक एंगल और इस चुनाव में बन गया कि किन्हीं किन्हीं सीटों पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ गई है, और जहां पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी है वहां बीजेपी नंबर 3 और 4 की पार्टी बनने जा रही है। ये इनके लिए सरप्राइज गिफ्ट है जनता के द्वारा, क्योंकि ऐसा गिफ्ट सत्ता में रह के नंबर 3 और 4 पे पहुंचने में ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रिटर्न गिफ्ट कहलाता है किसी भी सरकार के लिए। उबैद नासिर जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी इसलिए लड़ी है कि भाई किसी को तीसरे या चौथे पे पहुंचा दे, या फिर वो भी अपनी जीत को लेकर के भी आश्वस्त है? क्योंकि मेहनत तो भाई आप लोगों ने भी बहुत की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो आकलन कर दिया जहां आप मजबूती से लड़े वहां बीजेपी तीसरे चौथे पे पहुंच जाएगी, लेकिन पहले पर नहीं पहुंचेगी कांग्रेस पार्टी। यह आकलन है समाजवादी पार्टी का। बताइए, आपकी धड़कनें बढ़ी और आपका आकलन क्या कह रहा है? थोड़ा मैं आपसे समाजवादी पार्टी से उबैद नासिर जी। समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहिए, जाहिर सी बात है ये तो कहेंगे नहीं कि कांग्रेस जीत रही सीट, लेकिन हम आपसे बताएं कि सिर्फ एक रात की बात है, कल सब कुछ सामने आ जाएगा। हम 2-3 सीटों पर, खासकर 2 सीटों पर हम बहुत अच्छा लड़े हैं और हम पूरी तौर से 99% हमें उम्मीद है कि हम वो 2 सीटें जीत जाएंगे और एक पर हमारी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। और ये कि ये हमने पूरी तरीके से, पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा, और सिर्फ इलेक्शन में ही मेहनत नहीं की, हमारे पीछे पूरे 1 साल की मेहनत है। जनता का कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको लेकर हमने संघर्ष न किया हो, चाहे वो हमारे ये प्रवासी मजदूरों का मसला रहा हो, चाहे किसानों का मसला रहा हो, चाहे डीजल और बिजली वगैरह के दाम बढ़ने की बात रही हो। जनता के हर मुद्दे पर हमने संघर्ष किया, लड़ाई किया। हमारे अध्यक्ष ने रिकॉर्ड कायम किया है 6 महीने में 27-28 बार जेल जाने का और 52 मुकदमे दर्ज कराने का। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर इस तरीके से रिवेंजफुल बदले की भावना से काम नहीं किया गया जैसा हमारे अध्यक्ष के साथ किया गया। तो हमारे सामने पूरे 1 साल का संघर्ष और इलेक्शन में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत शामिल है और हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन उबैद नासिर जी, इतनी मेहनत की तो नहीं करता कि 2 जीतेंगे 3 जीतेंगे 4 जी, अगर इतनी मेहनत की तो 2 सीटों पर ही क्यों भाई? 7 के 7 पर पूरी पुरजोर तरीके की मेहनत क्यों नहीं हुई? हमने 2 सीटों को नहीं है क्या, या 2 ही सीटों से संतोष हो जाएगा? नहीं, मेहनत हर सीट नहीं भाई, आप बात सुने, सीटों पे हमने पूरी मेहनत की। आपने कहा कि आप कहा तो भी थे, तो हमने कहा हमारी 2-3 सीटें बहुत अच्छी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि हम सब, अब हम आपसे कहते हैं कि हम पूरी 6 सीटें जीत लेंगे तो ये तो लाल बुझक्कड़ हुई ना। मैं ये लफाजी नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ मजबूरी है ये कि मैं 6 सीटें जीत लूंगा, 5 सीटें जीत लूंगा। अब तो 1 सीट पे हम लड़ ही नहीं रहे हैं, टुल्ला के हमारा पर्चा खारिज हो गया, वह हम लड़ ही नहीं रहे। तो हम लफाजी और लाल बुझक्कड़ी नहीं कर पाते हैं। जो कुछ सच्चाई है, जो कुछ हम लोगों का आकलन है, जो हमने पीसीसी में डिसाइड किया है, उसके हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में। ठीक है। विजय उपाध्याय जी, देखिए आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बातों को सुन लिया। हालांकि इंतजार तो हम सबको ही करना पड़ेगा अब कल क्या होता है, लेकिन फिर भी एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका आकलन क्या कह रहा है? एक तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती है सत्ता पक्ष के सामने, क्योंकि एक तो 22 का चुनाव है उनके सामने। दूसरा यह भी है कि भाई मोहर अभी लग जाएगी, विपक्ष वैसे ही माहौल बना रहा है, अगर उसमें ये हारते हैं तो इनके लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी। दूसरा ये कि विपक्ष ने क्या उस मजबूती के साथ, वाकई में उस सीरियसनेस के साथ ये चुनाव लड़ा है? विजय उपाध्याय जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, ये जो 7 सीटों के चुनाव हैं, इस चुनाव से पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बात तय होनी है कि कौन सा विपक्षी दल 2022 के जनरल इलेक्शन के प्रस्थान बिंदु की शुरुआत करेगा, यानी प्रस्थान बिंदु बनाएगा। यानी कौन सा जो विपक्षी दल है वो सबसे ज्यादा वोट पाता है परसेंटेज में, या फिर सीटें पाता है, इसी से तय होगा। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस कुछ सीटों पे अच्छा लड़ी है, भाजपा कह रही है कि 6 सीटें तो हमें जीतना ही जीतना है,
कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का भी आकलन कुछ ऐसे ही है, थोड़ा कुछ विरोधाभासी भी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बाई इलेक्शन है इससे प्रदेश सरकार की कोई सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला, और अगर बाई इलेक्शन की हार जीत से कोई असर पड़ता तो 3 सीटें लोकसभा की हारने के बाद 2019 में 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और 2017 में 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा में जीत ली। तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट का कोई असर पड़ा नहीं सरकार की सेहत, भाजपा की सेहत पर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव जो है ये सत्ता पक्ष से ज्यादा अपोजिशन के लिए महत्वपूर्ण है, और अपोजिशन में जो नेता लोग हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आमतौर पे वो बाई इलेक्शन में प्रचार के लिए गए नहीं हैं, तो उनके पास ये कहने के लिए है कि देखिए भाई, हम तो बिना गए इतना वोट पा गए, हमारे तो राष्ट्रीय नेता गए ही नहीं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश में जो कोरोना काल का पूरा लॉकडाउन और जो मनोवैज्ञानिक असर है उसके बाद के चुनाव हैं, और इस चुनाव से कोई जनता का जो मिजाज है वो भी समझ में आएगा कि भाई कोरोना काल में सरकार ने जो कामकाज किया है उसका क्या इम्पैक्ट है। गरीबों में मुफ्त राशन दिया है, अप्रैल से लगातार दे रहे हैं, नवंबर तक चलेगा, इस महीने तक। तो ये इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और अपोजिशन जो दावा कर रहा है कि हम 36 बार जेल गए, या फिर हमने मुद्दे उठाए, या फिर हम मजबूत हैं, वो सारी चीजें इससे तय हो जाएंगी और ज्यादा वक्त नहीं बचा। कल दोपहर तक निश्चित तौर पे इस पे स्थिति साफ हो जाएगी। चलिए, ये वरिष्ठ पत्रकार का आंकलन है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले केसी जैन जी से भी मैं जवाब लेता हूं। केसी जैन जी, देखिए 6 तो पहले आपके पास थी, मैं फिर से उसी सवाल पर आऊंगा। 6 तो पहले से आपके पास थी, 7 पर हो रहा है, 1 पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन वो तो आश्वस्त हैं कि वो 2-3 भी निकाल ले जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि 6 पर आप ठीक है, लेकिन 1 पर आप थोड़ा सा देवरिया वाली सीट को लेकर के डामाडोल नजर आ रहे थे। एक आध भी अगर खिसकती हैं तो आपके लिए नहीं, आपको लगता है कि विपक्ष के पास तो मौका हो जाएगा, कहेगा भाई देखिए हमने तो जीत लिया, हमने तो छीन लिया इनसे, ये कहां मोहर लगा पाए अपने कामों के ऊपर। तो चुनौती बड़ी मानते हैं केसी जैन जी? देखिए आयुष जी, बिल्कुल हम तो जो चुनाव लड़ रहे हैं 7 की 7 सीटों पे पूरे, हमने पहले भी आपसे कहा कि हम गंभीरता पूर्वक और पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आदरणीय विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष के पास में एक बहाना हो सकता है, अभी कल रिजल्ट आ जाएगा, 12 बजे तक जो है लगभग रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव नहीं, 7 सीटों पे काउंटिंग होनी है, हो जाएगी। तो ऐसे में कल 12 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा और विपक्ष उसके बाद में आप देखिएगा आयुष जी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहेगा कि हम तो इसलिए हार गए क्योंकि हमारे बड़े नेता चुनाव में नहीं उतरे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं उतरे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं उतरे, हमारे ये नहीं उतरे, हम जाते तो ये कर देते। तो तमाम सारे ऑप्शन इन्होंने पहले से अपनी हार को अस्वीकार करते हुए स्वीकार करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो तो जनता जनार्दन का निर्णय होगा, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन एक लूप होल इन्होंने छोड़ दिया है बचाव के लिए, एक बहाना बनाने के लिए कि हमारे बड़े नेता उस चुनाव में नहीं गए। दूसरी बात यह कि जो बात आपने कही कि कोरोना काल में काम को लेकर के या फिर आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर, देखिए आदरणीय विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाई इलेक्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो रेगुलर चुनाव होते हैं उस पर पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए तैयार हैं और इन चुनावों को जो रिजल्ट होगा और उनको भी हम पूरा तरीके से तैयार और आश्वस्त है कि 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। रही बात ये जो देवरिया की हमने बात कही कि बिल्कुल वहां पे बाकी जो 7 सीटें हैं इसमें वोटों का अंतर वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले कैंडिडेट की जो और अंतर होगा वोटों के वहां पे कम है, चूंकि वहां पे सीधी टक्कर है और इस चीज को मान रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो आकलन है, चूंकि आप आकलन करने के लिए बैठे, अभी शाम को रिजल्ट की पूर्व संध्या पे हम लोग बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो जो चीजें हैं उनको स्पष्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो 6 सीटें तो हम बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं विपक्षी दलों से, लेकिन 7वीं सीट चलिए केसी जैन जी, अच्छा लगता है कि जब कोई सही आकलन करे, कम से कम वस्तु स्थिति उसको क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है पता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो पिछली डिबेट में तो सारे ही 7 के 7 जीते जा रहे थे भाई, मैंने तभी तो कहा ना कि भाई एक ही पार्टी जीतेगी ना, कोई जीत हार तो किसी एक ही शख्स की होगी, सब कैसे साथ जीतेंगे। चलिए ठीक बात है, आपका अपना आकलन है। मनोज जी एक चीज मुझे बताइए भाई, देखिए विजय उपाध्याय जी जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं। आप सत्ता पक्ष के लिए तो निसंदेह चुनौती है, क्योंकि ये बात तो आप लोग कह ही रहे हैं, लेकिन मुझे जरा इस चीज को समझाएं, क्या उनसे ज्यादा चुनौती आप लोग के लिए नहीं है? क्यों विपक्ष को लीड कौन करेगा? विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है क्या वो सही दिशा में गए, मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, कन्वे हुआ नहीं हुआ, जनता ने भरोसा किया नहीं किया, ये आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है मनोज जी?
देखिए, एक लाइन मैं कहता हूं और ये बार बार कहूंगा कि जिस तरह बीजेपी हर पल चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, वैसे ही समाजवादी पार्टी हर वक्त जनता के मुद्दों को लेकर तैयार रहती है। वो फिर हमें आंदोलन करना पड़े, फिर चाहे हमें जेल जाना पड़े, हमें मुकदमे अपने ऊपर लगवाने पड़े, और चाहे सरकार का अत्याचार सहना पड़े, उसके लिए समाजवादी पार्टी बनी है, जानी जाती है। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने अल्प ज्ञान की बात कही कि हम ये प्रोटेक्शन करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए चुनाव में तो हम ये हारने के बाद इस तरह की बात कहेंगे। बनस्पत इस बात के कहने से पहले बीजेपी के साथी को समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश के जो भी चुनाव होते थे, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय भली बात जानते हैं, और उनसे आप पूछ लीजिएगा, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव प्रचार का इंतजार नहीं करती है, और वो जाते भी नहीं है। उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता अखिलेश यादव जी की भूमिका में आ जाता है, और वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ने का काम करता है। इस तरह की बातों को अगर इस तरह टीवी डिबेट में अगर ये बात कही जाएगी, अगर इस तरह बोला जाएगा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अल्प ज्ञान प्रस्तुत करता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ाने नहीं गया। अब ये बताइए कि कल जब चुनाव हारेंगे योगी आदित्यनाथ, तो वो पूरी तरीके से जो हार होगी वो योगी आदित्यनाथ की होगी, और जीत जो होगी वो समाजवादी पार्टी के छोटे से लेके और बड़े नेताओं की होगी। जो छोटे कार्यकर्ता हमारे हैं उनकी होगी जीत। नहीं मनोज यादव जी भाई, ये देखिए, ये चीज तो एकदम वाइस वर्सा होनी चाहिए ना। जो नियम उनके लिए होंगे वही नियम आपके लिए भी होंगे। उनके लिए हारेंगे तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो जाएंगे, आप हारेंगे तो मनोज यादव जी कैसे जिम्मेदार, अखिलेश जी क्यों नहीं जिम्मेदार? नहीं, मैं कह रहा हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रोल में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता आ जाता है उपचुनाव में, तो अखिलेश जी जिम्मेदार होंगे ना मनोज जी? संगठन की कमी नहीं है। मनोज जी, अगर आप लोग हारते हैं, ठीक है, देखिए ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कौन हार रहा है कौन जीतेगा भाई, इसके लिए तो कल तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, नहीं मनोज जी, मनोज जी भाई, देखिए अगर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, अगर हार रहे हैं वो, तो भाई अखिलेश यादव भी क्यों नहीं? अभी से वही बात कहना शुरू कर दिया। मनोज जी जिम्मेदार हो जाएंगे, अखिलेश जी नहीं होंगे, ऐसा कैसे होगा? या केसी जैन जी हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, ऐसा कैसे जिम्मेदार होगी? हार और जीत की, हार और जीत की जो जिम्मेदारी वो संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी की होगी। वो सरकार तय करे कि योगी हारेंगे कि बीजेपी हारेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा में 2-2, 3-3 बार जा चुके हैं सिर्फ चुनाव प्रचार करने। ये बात भी तो सोचनी पड़ेगी ना, जनता को बतानी पड़ेगी कि लोगों को योगी आदित्यनाथ के ठाकुर राज में आखिर कुछ विश्वास रह गया है कि नहीं रह गया है। अभी मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश के कांडों को लेकर, चलिए मनोज तो योगी आदित्यनाथ जी को भी देखिए, आज इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि अब कल तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद परसों से डिबेट फिर इसी विषय पर। मैं पूरी तरीके से इंतजार कर रहा हूं जातिवादी पार्टी इसी विषय पर, लेकिन कल तक का थोड़ा इंतजार करते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। पहले कल देखिए, उठा चुके हैं आप लोग, ये पूरी पार्टी कल जनता ने इस पर कितना भरोसा किया, इसके लिए मनोज जी कल तक आपके पास कोई जादुई चिराग हो तो रगड़ दीजिए केसी जैन साहब, और आप आज ही परिणाम घोषित करा दीजिए। समीकरण लेकर के बौखला गए हैं भाई। देखिए, जीत के दावे तो मनोज जी सब करेंगे, जीत के दावे तो सब करेंगे। केसी जैन जी थोड़ी ना कहेंगे कि वो हार रहे हैं, केसी जैन जी थोड़ी ना कहेंगे कि वो हार रहे हैं, पास और कुछ नहीं है। मनोज जी कहेंगे हार रहे हैं, ना उबैद नासिर जी कहेंगे। भाई हर आदमी अपनी पार्टी के लिए कहेगा ना कि वो जीत रहा है। उबैद नासिर जी, उबैद नासिर जी, काम बताओ अपना। ठीक है, एक सेकंड। उबैद नासिर जी, संजीदगी अन्य प्रदेशों के अंदर तो कांग्रेस पार्टी की काफी नजर आ रही थी, आपके बड़े नेता भी सब दिखे वहां पर, और शायद नतीजा ये भी है कि कुछ एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने बेहतर काम किया है। ये बताइए कि यही संजीदगी अगर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के अंदर जीत जाती तो हो सकता है कि जो बात अभी वरिष्ठ पत्रकार ने कही उस भूमिका में कहीं कांग्रेस पार्टी आ जाती। क्या एक बड़ा अचीवमेंट नहीं होता कांग्रेस पार्टी के लिए? केवल 7 सीटें ही थी। उबैद नासिर जी, हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता जितिन प्रसाद जी, सलमान खुर्शीद साहब, प्रमोद तिवारी जी और खुद हमारे अध्यक्ष जी ने कितनी मेहनत की, तो हमने कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ी है कि ये चुनाव हमने बहुत संजीदगी से लड़ा है। हमारे राष्ट्रीय नेता भी मैदान में रहे हैं, और हमारे जो इस प्रदेश स्तर के नेता हैं, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता भी चुनाव में जितनी मेहनत कर सकते थे हमने किया। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि हमारी महामंत्री जी नहीं आई, तो वो ना उनका कोई बड़ी बात नहीं है। उनके संदेश, उनके मैसेजेस, उनके
नहीं वो बात सही है ये सब चीजें हम भाई, चलाते देखिए रहे, उनके ये मैसेजेस आपकी हम पार्टी देते का रहे। निर्णय है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आंकलन हो रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार आंकलन कर रहे हैं, पत्रकार होने के नाते मैं भी आंकलन कर रहा हूं। अगर प्रियंका गांधी केवल 7 रैलियां करनी थी, केवल 7 में से अगर वो 6 जनसभाएं भी कर देती तगड़ी वाली, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करते आप लोग। ये चूक हुई क्यों? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं कि किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि हमारा संघर्ष और हमारी चुनौतियां और हमारी लड़ाई जनता के सामने थी। प्रियंका जी का भी संघर्ष सबके सामने था, लल्लू जी का भी संघर्ष सबके सामने था, और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि हमारे राष्ट्रीय नेता अदर देन प्रियंका जी, शीतल प्रसाद जी, प्रमोद तिवारी जी, सलमान खुर्शीद साहब और दूसरे राष्ट्रीय नेता जुबैर साहब वगैरह सब लोग हर सीट पे एक सेंट्रल लीडर जो है वो हमारा तैनात था। बड़े नेता हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन जो बात प्रियंका गांधी के आने से होती या जो बात राहुल गांधी के आने से होती, वो चीज थोड़ा सा मिसिंग थी कहीं इस चुनाव के अंदर। इसलिए सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं, हालांकि आपकी पार्टी का निर्णय है, ये आपको बेहतर पता होगा। विजय जी, क्या बड़ी चुनौती हो जाती है? और जिस लाइन का आपने जिक्र किया कि आखिर अब यहां से शुरुआत कौन करेगा, यानी कि विपक्ष को लीड कौन करेगा असल तरीके से, क्योंकि कांग्रेस भी तैयार हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रियंका गांधी डेरा जमाए हुए हैं। क्या ये एक बड़ी चूक हुई है? क्या अगर एक आध रैलियां भी प्रियंका गांधी की होती तो एक बढ़िया मैसेज हो सकता था, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती थी दोनों के लिए ही, समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि 2014 के बाद तो हमारा संघर्ष है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया है। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ती है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करती है, अपने बूथ और पन्ना प्रमुखों से लेकर और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लगातार ग्रिल करती रहती है। तो ये जो राजनीति का स्टाइल है ये नया है, और आमतौर पे उत्तर प्रदेश में जो परंपरा रही है कि आराम से राजनीति करिए और जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना में लॉकडाउन था उस समय भी जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, वो अपने आप में बिल्कुल अलग किस्म का है। और उसकी तो मतलब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो एक्टिविटी है, यहाँ तक कि इन्होंने वर्चुअल रैलियां भी कर डाली, इनके राष्ट्रीय नेताओं की भी वर्चुअल रैलियां हुई, और जिले जो इनके प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी भी वर्चुअल रैलियां हुई। तो इतनी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके मुकाबले अपोजिशन की एक्टिविटी नहीं थी। अपोजिशन एक्टिव था, लेकिन इस मुकाबले में वो बहुत पीछे था। तो अब आपको तुलना करना पड़ेगा। देखिए, अब कल के रिजल्ट से पता लगेगा कि अपोजिशन जो दावा कर रहा है कितना सही है, और ये भी ये कह के आप अगर अपने को बचाना चाहते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, पार्टी तय करेगी, बात सही है। राजनीति कौन पार्टी कैसे करेगी वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो पार्टियों को तय करना है। वो गंभीरता से चुनाव को लें, बिना जाए हुए जीत जाएं या बिना सिर्फ कैंडिडेट घोषित करके चुनाव जीत जाए, ये पार्टी को तय करना। हर पार्टी की राजनीति की अपनी शैली है और हर पार्टी अपने तरीके से राजनीति करती है, उसमें हम किसी को एडवाइस नहीं दे सकते। लेकिन हम जब विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ABCD में कौन से दल ने किस तरीके से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, वहां पे हमें तुलना करना पड़ता है, और उस तुलना के तहत हम अपनी बात कहते हैं। ये डेमोक्रेसी है, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, और जब निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पीछे कोई बड़ा नेता नहीं होता, कोई दल नहीं होता है। तो एक महत्वपूर्ण घटना होती है लोकतंत्र के लिए कि निर्दलीय ने चुनाव लड़ा, भले जबकि उस निर्दलीय का चुनाव चिन्ह भी बाकी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उस तरीके से प्रचारित नहीं होता। उसको तो नामांकन के बाद मिलता है, जब वो नामांकन पत्रों की वापसी, जांच, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन होता है। फिर भी अगर वो निर्दलीय जीतता है तो बड़ी बात होती है। तो इसी तरीके से दल क्या करते हैं, दल को तय करना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं एक जर्नलिस्ट के नाते कि उत्तर प्रदेश में 10 तारीख से कौन से दल का विपक्ष के नाते कौन सा, देखिए जहां कहां खड़े हैं दल जो है, वोट परसेंटेज के नाते और सीटों के नाते। एक पार्टी के पास 50 से कम सीटें हैं, एक पार्टी के पास 20 से कम सीटें हैं, एक पार्टी के पास 10 से कम सीटें हैं, तो ये, और एक पार्टी के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन सी पार्टी 300 से ज्यादा वाली पार्टी को। नहीं उपाध्याय जी, देखिए यही सवाल इसीलिए मैं पूछ रहा हूं बार बार, और जो राजनीतिक मेहमान उनसे भी पूछ रहा था, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट में जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये जो 7 सीटों का विश्लेषण हम लोगों ने दिखाया, लगातार हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है वो विश्लेषण, आप ज्यादातर जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है।
मैं नासिर जी से सवाल इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि कांग्रेस ने मुद्दों को खूब उठाया। पीछे हम लोगों ने देखा कितना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जद्दोजहद की, लेकिन जब चीजें वोट में कन्वर्ट करने के लिए आती हैं तो वो संजीदगी गायब क्यों हो जाती है? क्या आपको लगता है कि सेफ पैसेज मिल जाता है इसलिए भी ये सत्ता पक्ष के लिए आसान हो जाता है, या इनके मॉडल को समझ ही नहीं पा रहा है विपक्ष की, इनको तोड़ना कैसे? उपाध्याय जी, छोटा सा कमेंट। नहीं, देखिए, इसमें मेरा कमेंट ये है कि देखिए, जो कांग्रेस है, पिछले बाई इलेक्शन में इनकी 2 सीटों पे इन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका कितना बेनिफिट इनको हुआ मुझे नहीं पता है। हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में 1 या 2 सीटों पे फिर कुछ अपने वोट परसेंटेज वो लोकल कैंडिडेट की वजह से, पार्टी की एक्टिविटी की वजह से नहीं, अगर पार्टी की एक्टिविटी की वजह से होता तो सभी सीटों पे होता। चूंकि कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, जहां जहां इनका वहां पे इनको वोट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन कितना ज्यादा मिलेगा इसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन जो पार्टी दूसरे नंबर पे है, या जो पार्टी भाजपा को चुनौती दे रही सत्तारूढ़ दल को, वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। वैसे तो निर्दलीय भी चुनौती देता नजर आ रहा है, तो क्या ये इसको बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए भारतीय जनता पार्टी को, आगे चुनाव में निर्दलीय से चुनौती मिलेगी? ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस को अभी बहुत बहुत लंबा रास्ता तय करना है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना है, अच्छे कैंडिडेट लेने हैं, तो बहुत सी बातें हैं जिसपे बात हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए था ना, इसीलिए मैं संजीदगी की बार बार बात कर रहा हूं। जो संजीदगी मध्य प्रदेश के अंदर दिखती है, जो बिहार में दिखती है, वो विधानसभा उपचुनाव में यहाँ यूपी में क्यों नहीं दिखी? सवाल इसलिए मैंने पूछा था। केसी जैन जी बार बार सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए आखिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ को आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे अगर, तो फिर भाई बताना पड़ेगा ना कि हम लोग उपचुनाव में गए थे, देखिए आपने जो मुद्दे उठाए जनता ने नकार दिया। इसलिए कुल मिलाकर के चुनौती तो आप लोग के लिए होगी, भले ही आप लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, साथ के साथ भी गंवाएंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साख का तो सवाल है ना। और विपक्ष को अगर जवाब देना है तो बहुत जरूरी है कि ये जीतें। आप आश्वस्त कैसे हैं कि आप 6 की 6 जीतेंगे जो थी आपके पास? आयुष जी देखिए, पहली बात तो यह है कि हम जो है 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदारी, और आपने जो बात कही कि माननीय योगी जी अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पे स्टार प्रचारक में सबसे मुख्य चेहरा बनाया जाता है, तो बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं कि, और संजीदगी से उसके लिए तैयार हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव प्रचार के बाद में हम इतने बहुमत के साथ में उपचुनाव भी जीतते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी ने जो बात कही कि वहां पर उत्तर प्रदेश में 30, 40, 50 मुकदमे इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कायम हो जाते हैं, तो देखिए जहां धारा जो है 144 लागू है, जहां पे बैन है कि आप वहां नहीं जा सकते, भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते, वहां जाइए, आप 50 या 100 मुकदमे अपने नाम दर्ज करा लीजिए। तो मुकदमे दर्ज करवा लेने से कोई चुनाव नहीं जीतता। पॉलिटिकल कल्चर नहीं था, पॉलिटिकल कल्चर नहीं था कि देखिए मुकदमे दर्ज करवा लेने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। और जिस प्रकार से ये हर जगह पे जो नियम थे, नियमों को ताक पे रख करके और गाइडलाइन को प्रदेश सरकार की और माननीय न्यायालय की गाइडलाइन को तोड़ते हुए सब जगह पे केवल ये पहुंचते धरना देने के लिए, तो अगर उसमें गिरफ्तारी होती है, मुकदमा दर्ज होता है, चलिए केसी जी देखिए, आप देख करके अगर जनता वोट देने लगी बातें हो गई, ठीक है, आपने मुकदमा दर्ज किया या उनके आरोप हैं या क्या हुआ, उससे अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वोट तो अब पड़ चुके हैं, रद्द नतीजे कल आएंगे। मुझे ये बताइए आश्वस्त आप क्यों हैं? नहीं, जो संघर्ष है उसका कोई आकलन देखिए आयुष जी कि भाई 6 आपके पास, आयुष जी पे आप बरकरार रहें, वहां पर कोई समीकरण नहीं बिगड़ा है, ऐसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कई जगह का हम लोगों ने जिक्र किया, जैसे उन्नाव वाली सीट बांगरमऊ का, कमला रानी वरुण को घाटमपुर वाली सीट पर वहां से उनके परिजनों को नहीं दिया गया, नाराजगी, तमाम ऐसे आकलन हैं जो छोटे छोटे आकलन बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। आप आश्वस्त कैसे हैं कि आप 6 की 6 तो एटलीस्ट जीतेंगे? एक तो चलिए समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया, देखिए जी मैं थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। ये चीज आप नहीं मैं बता रहा हूं, ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और जो है इस तरीके की चीजों के आधार पर टिकट का डिसीजन नहीं होता है। जो व्यक्ति योग्य है और साथ ही साथ जिसकी जनता के बीच में पकड़ है, इन 2 चीजों को मुख्य रूप से ध्यान देकर के टिकट दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे जीत और हार पे, लेकिन हमने पहले भी ये बात कही कि हमने संजीदगी के साथ जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा है और हम 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं। इस आधार पे जीत रहे हैं क्योंकि आप देखिए
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष सवाल भले ही उठावे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से कंट्रोल है, अपराधी किस तरीके से दूसरे प्रदेश से यहां पर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यही मुख्तार अंसारी जैसे लोग जिनके ऊपर पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज कहते हैं गाड़ी पलट गई, गाड़ी पंचर हो गई इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये अपराधियों को प्रेशर देने वाली पार्टी है। तो अपराधियों को प्रेशर देने वाले कोई कौन सी जनता चुनना चाहेगी? इसीलिए जनता उखाड़ करके इनको फेंक दिया। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, वो चाहे विकास के काम हो, अपराध का सफाया हो, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हो। लॉकडाउन में भी आप देखिए जिस प्रकार से सरकार ने लोगों को घर घर चाहे राशन पहुंचाया, चाहे हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई, ये सारी चीजें देख करके जनता देख रही है कि सारी चीजें अगर जनता को उपलब्ध है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उपलब्ध है। साथ ही साथ जो सुरक्षा है व्यक्ति की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता हमको चुन रही है और हम पूरा आश्वस्त हैं कि 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए मनोज जी, मुझे ये बताइए कि भाई देखिए, कोई समाजवादी पार्टी ठीक है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पर ही भरोसा जनता करेगी, क्योंकि वही मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है ना। जिन जिन मुद्दों को आपने उठाया उनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जो कांग्रेस ने छोड़ा हो। और कांग्रेस तो वैसे ही अपने को मजबूत करने में लगी है। तो भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भरोसा क्यों ना करे? अखिलेश यादव को क्यों चुनेगी जनता दोबारा? देखिए, मैं बात कहूंगा तो उसको अहंकार में नहीं समझा जाना चाहिए। मैं वो विश्लेषणात्मक बात कहने जा रहा हूं। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे अध्यक्ष पे 30-40 मुकदमे हो गए। तो मेरे पास कहने के लिए यह है कि हमारी पार्टी पे 1000-2000 मुकदमे हो चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बागपत से लेके बलिया तक और बलिया गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक मुकदमे हमारी पार्टी के नेताओं पे लग गए। अरे एक मिनट प्लीज, बीच में मत इंटरप्ट करिए, मुझे अपनी बात करनी। लेकिन हम किसी भी तरीके से इस बात को नहीं कहेंगे और ना इस तरह की कोई बात करेंगे कि सरकार को जो उनके जिम्मेदारी भरे मुद्दे थे, उन मुद्दों पे सरकार का फेलियर जनता के बीच में है। सरकार ने लगातार इस बात को कहा था, एमएसपी को लेके, किसानों की बात को लेके जो चर्चाएं की थी, चुनाव उन्हीं मुद्दों पे लगभग गया है। और किसी ऐसे मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा गया है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। नहीं, इसीलिए मनोज जी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने यही सवाल तो पूछा ना, क्योंकि देखिए आपके भी मुद्दे समान, कांग्रेस पार्टी के भी समान। मैंने इसीलिए बसपा का जिक्र नहीं किया। देखिए, मैंने ये कहा कि कांग्रेस भी यही मुद्दे उठा रही थी, सड़कों पर थी, जब वही बात समाजवादी पार्टी कह रही थी। भाई अखिलेश यादव के ऊपर जनता भरोसा करे तो आखिर क्यों करे? क्यों नहीं प्रियंका गांधी के ऊपर करे? वो मुद्दे तो आपके समान थे ना। इनसे तो चलिए नाराज है, इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, जनता इनको नहीं दे रही वोट, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को क्यों दे रही, कांग्रेस को क्यों नहीं दे रही? आयुष जी, आपका शानदार सवाल, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर विश्वास करे तो क्यों करे? ये बहुत शानदार सवाल है। जनता इसलिए विश्वास करे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं समझा। एक बात, जब बिजली देने की बात उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकार से पत्रकार साथी हमारे विजय उपाध्याय जी से लोग पूछते थे, तो विजय उपाध्याय जी से इस बात को पूछ लीजिएगा, वो कहते थे कि 24 घंटे बिजली हम 2017 से दे पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लाइट का मैकेनिज्म इतना बेहतर नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती थी तो वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, इस पे हमें एक नया मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हम अपराध को कंट्रोल कर सकें। वो अपनी जवाबदेही को समझते थे। उन्होंने डेवलपमेंट के जो काम किए, उन्होंने जो छात्रों के लिए काम किए, नौजवान बेरोजगारों के लिए काम किया, कन्याओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अस्पताल के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, सारी चीजों को उन्होंने जो अपनी आत्म शक्ति को लेके आत्मसात करके दिन रात मेहनत करके किया। मैं मेट्रो का नाम नहीं लूंगा, मैं एक्सप्रेसवे का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी ऐसे और प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा जिसपे बीजेपी के लोग राजनीति करते नजर आए, बिल्कुल नहीं नाम लूंगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे समाजवादी पार्टी ने वो काम किए, चाहे मेडिकल कॉलेज, दर्जनों मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात हो, चाहे पत्रकार साथियों की मदद करने की बात हो, इससे ज्यादा लंबी फेहरिस्त है मेरे पास कि आप लोगों ने क्या काम किया। लेकिन मुझे बताइए, उसके बीच में विधानसभा चुनाव इन्हीं कामों के आधार पर गए, जनता ने नकारा, लोकसभा का चुनाव भी नकार दिया लोगों ने। सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, और आपको कांग्रेस भी कह रही है कि भाई देखिए वो तो अब एक विपक्ष की भूमिका में आ रही है, वो बता रही है कि इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं चुनौती पेश हो जाएगी आपके लिए? समाजवादी पार्टी पे भरोसा करने के बजाय फिर सोचेंगे कि हम प्रियंका गांधी सुन लीजिए। भाई जनता तो कहीं जाएगी ना किसी एक जगह पर, अगर इनसे नाराज है तो। 2017 की सरकार के बाद बीजेपी का ये वादा था
कि हम डबल इंजन की सरकार देंगे, उत्तर प्रदेश को हम बेहतर विकल्प और देंगे। जो समाजवादी पार्टी ने जो मानक स्थापित किए थे उन मानकों से बेहतर देंगे। जनता ने इसलिए इनको वोट दे दिया था। लेकिन जब ढाक के 3-5 सरकार ने किया क्या? सरकार ने गाड़ी पलटवाई, सरकार ने गाड़ी पंचर कराई, सरकार ने मकान गिरवाए, सरकार ने जेल में हत्याएं करवाई। इसके अलावा सरकार ने किया? और फिर मैं कह दूंगा तो बुरा लगेगा बीजेपी के लोगों को, हमारी उस बहन खुशी दुबे के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उस बात को उत्तर प्रदेश के जनमानस में अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया। चलिए, ये मनोज जी अब कल तक का इंतजार करते हैं भाई। सरकार ने कल, क्योंकि कल फिर से चर्चा होगी, आप लोग रहेंगे। उबैद नासिर जी, यही सवाल पूछूंगा मैं आपसे जो मैंने मनोज जी से पूछा। भाई वो तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी सरकार चला चुके हैं। अखिलेश जी के इतने कामों का जिक्र उन्होंने किया, आप पर भरोसा क्यों करेगी उत्तर प्रदेश की जनता? अखिलेश भैया को वोट नहीं दे देगी जाके? उबैद नासिर जी, हमारी क्लीन स्लेट है, 30 साल से हम सत्ता में नहीं है, तो जनता इस बात बदलाव चाहती है तो जाहिर सी बात है वो कुछ नयापन चाहेगी, और हमें पूरा उम्मीद है कि उस नयापन में उसकी चॉइस प्रियंका जी होंगी, कांग्रेस होंगे। दूसरी बात यह कि प्रियंका जी का संघर्ष, आप बताइए कौन सी ऐसी जगह थी जहां प्रियंका जी खुद ना पहुंची हो, हाथरस ना पहुंची हो, लखीमपुर ना पहुंची हो, जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है वहां ना पहुंची हो, आजमगढ़ ना पहुंची हो, बिलरियागंज ना पहुंची हो। तो ऐसी बात नहीं है, प्रियंका जी ने खुद फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़ी है। अब देखिए हाथरस में उनको पता क्या किया गया, राजीव गांधी जी के चुनाव प्रचार भी कर देती, जब गई थी सब जगह जाकर के मुलाकात उन्होंने की, लोगों की, जनता की आवाज को उठाने की कोशिश थी, तो प्रतिनिधि भी तो होना चाहिए ना चुना हुआ। अच्छा ये बताइए, सातों जगह पर अगर चली जाती प्रियंका गांधी, इसीलिए आयुष जी राजनाथ सिंह के बारे में आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? आप राजनाथ सिंह जी के बारे में क्यों नहीं सवाल पूछते? वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, राष्ट्रीय नेता है, लखनऊ के सांसद है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, अमेठी से सांसद है, उनके बारे में आप सवाल नहीं पूछते। एक पॉइंट आपने पकड़ लिया, प्रियंका जी। अरे प्रियंका जी नहीं गई तो, लेकिन उनके आज भी डिप्यूटेड थे। मुझे लगता है मुझसे बेहतर तो आप ही समझते हैं प्रियंका जी की अहमियत को। भाई आपकी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। उनके लिए वो काम वो नहीं करते हैं ना, उनके लिए स्मृति ईरानी संजीवनी बूटी का काम थोड़ी ना करेंगे वहां पर जाकर, काम प्रियंका गांधी करेंगे आपके लिए। ये सवाल मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं। और आपने भी तो अपने जवाब में मुझे बताया ना ये कि भाई ऐसा एक मुद्दा मुझे बताइए जहां पे प्रियंका गांधी नहीं गई हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो भाई वो 7 सीटें, उनका प्रतिनिधित्व भी तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था ना, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था प्रियंका गांधी को? तो प्रियंका जी नहीं गई, उनकी अपनी पॉलिसी या प्रैक्टिस होगी, लेकिन उनके आदमी, उनके डिप्यूटेड लोग, सेंट्रल लीडरशिप पूरी तौर से लगी हुई थी। पूरी तौर से हम चुनाव लड़े थे, और उपचुनाव में जनरली ऐसे लोगों के जाने का हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। आपके यहाँ भी बहुत से नेशनल लीडर नहीं गए थे। योगी जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो गए थे, और योगी के जाना बहुत अच्छा होता है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितने उपचुनाव योगी जी हारे हैं, और झारखंड में और बिहार में कितने उपचुनाव जहां ये प्रचार करने गए हैं, कितनी सीटें हारेंगे। तो योगी जी जाना जो है विपक्ष के लिए फायदेमंद ही रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि योगी जी जाते हैं तो विपक्ष को फायदा ही मिलता है। विपक्ष लगा दे दिए। आप 18 सीटों पे गए थे वहां झारखंड में, 14 सीटें हारे थे। ऐसे बिहार में देखिएगा कितनी सीटें हारेंगे। और उपचुनाव के पिछले रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए, गोरखपुर तक से इनके सीट जीत लिया था समाजवादी पार्टी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रियंका जी नहीं गई तो ठीक है, प्रियंका की जाती तो अच्छा होता, लेकिन उनके गाइडलाइन पे, उनके इशारे पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये तो वोटर भी जानता था, हमारे कैंडिडेट्स भी जानते थे, हम सब लोग जानते थे। चलिए ठीक है, हम भी इंतजार करते हैं कल तक का। लेकिन विजय उपाध्याय जी मुझे बताइए एक चीज और, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि विपक्ष तो बार बार देखिए अपनी अपनी बातों को कह रहा है। अब वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी की अपनी कोई वजह होगी, नहीं गई होंगी, ठीक है, उनको लग रहा है ऐसा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये एक बढ़िया मौका और एक बढ़िया अवसर था जिसको गवाया गया विपक्ष की तरफ से? और जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है, क्या इसी आधार पर आपको लगता है कि वोटिंग हुई है इसलिए इतना आश्वस्त नजर आ रही है? इनको पता है कि एक तो थी ही इनके पास, अगर कुछ भी होता है तो गेनिंग पॉइंट इनके ही पास रहेगा, इसलिए इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक भी ये सीट एक्स्ट्रा जीतते हैं तो ये कहेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे कि हाँ सफल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए यह आश्वासन विपक्ष में है। उपाध्याय जी, विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष के पास पाने के लिए है। समाजवादी पार्टी की सिर्फ एक सीट दांव पे है, और उस सीट पे कभी भारतीय जनता पार्टी इधर निकट भविष्य में जीत नहीं पाई है। लेकिन बात यह है ना कि चुनाव का जो माहौल है या चुनाव की जो ये टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए अभी ये 7 सीटों के रिजल्ट आ रहे हैं कल, इसके बाद स्नातक के और शिक्षकों के चुनाव है जो इस बार पार्टी के कैंडिडेट के आधार पर लड़े जा रहे हैं।
फिर इसके बाद पंचायतों के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग थी विपक्ष के लिए कि वो अपने को साबित करे और इस तरह से साबित कर दे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता खुश नहीं है और हमारा जो एजेंडा है उस पर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। ये अपोजिशन के सभी दलों के पास ये मौका था और मुझे लगता है कि ये इस पे कल जो है तय होगा कि अपोजिशन अपनी रणनीति में कितना कामयाब हुआ। और अगर आप ये सोचिए कि 7 सीटें अगर बीजेपी जीत गई तो विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल होगी, फिर वो जनता को कैसे भरोसा पैदा करेगा, कार्यकर्ताओं में कैसे मनोबल बढ़ाएगा, ये उसके लिए सामने बड़ी चुनौती होगी। हाँ, अगर विपक्ष 2-3 सीटें जीतता है तो ये। चलिए, उपाध्याय जी से मेरा संपर्क टूट गया। केसी जैन जी, आपके पास एक बार मैं फिर से वापस आ जाता हूं। मैं चाहूंगा जवाब दे दें मनोज जी ने जो बातें कही हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ऑप्शन जनता के सामने अखिलेश से बेहतर कोई नहीं है। देखिए आयुष जी, सारा ऑप्शन इसके पहले 2-2 बार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी लड़ चुकी है और जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी ये कहीं ना कहीं पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं आप घर तोड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे, इनलीगल घर बना रखा है, उनके ऊपर तमाम सारे संगीन मुकदमे, जनता त्राहिमाम कर रही है। उनका जो काकस है समाज के अंदर वो टूटना चाहिए। उनके प्रति जनता के अंदर जो भय है वो भय टूटना चाहिए। और जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी आज भी जो है उन दंगाइयों के पक्ष में और उन जो है अपराधियों के पक्ष में जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में जो संलिप्त रहे हैं उनके पक्ष में आज भी समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। कह रहे गाड़ी पलट गई, गाड़ी पंचर हो गई, इनकाउंटर क्यों कर रहे? अरे, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने उनसे कभी सवाल नहीं किया जिनको आपने टिकट भी दिया, जिनकी पत्नी को आपने टिकट दिया और जिन्होंने 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। उससे आपने नहीं पूछा कि ये क्या अपराध कर रहे हो, तुमको टिकट नहीं मिल सकता है। लेकिन उनको समाजवादी पार्टी सरकार में उनको टिकट दिया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। तो अपराधियों को प्रश्रय देने वाली पार्टी ये कह रही हमने काम किया। हाँ, आपने काम किया, जमीन पे भी आपने काम किया। कितनी जमीनों को हड़प लिया जो है समाजवादियों ने, कितनी जमीनों पे कब्जा कर लिया। आज उन्हीं पे बुलडोजर चल रहा है। आज बुलडोजर चल रहा है तो इनको पीड़ा हो रही है। आजम खां जैसे लोग। चलिए, केसी जैन जी से अब लगता है मेरा संपर्क टूट गया। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अनर्गल बात करने के लिए भाजपा को कल भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है और कल भी जाना जाएगा। बीजेपी कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो प्रोमिसेस थे उनको पूरा नहीं किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को न्यायालय बनने की चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। सरकार को सरकार की तरह रिएक्ट करना चाहिए। जो भी गलत है, जो भी, चाहे वो भूमि का मामला हो, किसी के मकान का मामला हो, किसी के आपराधिक मुकदमों का मामला हो, वाली पार्टी वो काम क्या न्यायालय का है। अगर सरकार न्यायालय बनना चाहती है। अरे, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनने का तो वादा रखते नहीं है। न्यायालय ने जमानत दे दी आजम खां को, आजम खां के बेटे को जमानत दे दी, आजम खां की पत्नी को जमानत दे दी, नहीं दी ना? तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया में है। आज भी आजम खां जेल में। मैं कहता हूं वो तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है ना। आप ही केसी जैन जी एक वकील हैं, बताइए, कोई अपराधी है, दोषी है, कब्जेदार है, माफिया है, उसको अपनी बात कहने का पूरा हक है। संविधान ने उसको राइट दिया है कि आप न्यायालय जाइए। अगर न्यायालय निर्णय करता है कि ये गलत है तो आप बच नहीं सकते। लेकिन आप किसी अपराधियों को प्रेशर देके आप बच नहीं सकते। जिन पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अतीक अंसारी, अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी आज भी खड़ी है और आपका एमवाई समीकरण टूट चुका है, जातिवाद टूट चुका है। अब आपके बस का नहीं है, अब आपके बस का नहीं है प्रदेश को संभालना। अरे, इतना मत लड़िए भाई, जनता ने आपको थोड़ा कल के लिए बचा लीजिए। केसी जैन जी और मनोज यादव जी, थोड़ा कल के लिए बचा लीजिए भाई। कल इंतजार करते हैं नतीजों का। आज इस लड़ाई से कोई हल नहीं निकलने वाला। बात करिएगा,
कल थोड़ा नतीजे आ जाते हैं तब थोड़ा तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, तब थोड़ा बात रखना भी आसान होगा, दोनों पार्टियों के लिए आसान होगा, जो जीतेगी उसके लिए, जो हारेगी उसके लिए विश्लेषण बढ़िया हो जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप से आज कुछ नहीं करते, आज अपनी अपनी स्थिति का आकलन करते हैं ना, आज अपनी अपनी स्थिति का आकलन करते हैं। मनोज जी को अपनी स्थिति का आकलन करने दीजिए, केसी जी आप अपनी स्थिति का आकलन करिए, आज मत करिए, आज मत करिए मनोज जी और केसी जी, आज मत करिए आरोप प्रत्यारोप। मैं कह रहा हूं पूरा दिन है भाई, कल नतीजे आने दीजिए, उसके बाद आराम से आरोप प्रत्यारोप करिएगा खूब, क्योंकि कल जनता मोहर लगाएगी ना। मनोज आयुष जी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, केसी जैन जी खुद कब्जा कर लिए मकान किसी व्यक्ति का, पूछे बीजेपी में क्यों गए, पूछे इनके ऊपर मुकदमा था, इन्होंने दूसरे का मकान कब्जा कर लिया। मनोज जी भाई देखिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप मत करिए मनोज जी निजी टिप्पणियों से बचे, मनोज जी निजी टिप्पणियों से बचे। आजम खां बुलडोजर चलवा दीजिए आप, धज्जियां उड़ा ठीक है मनोज जी मुद्दे पर रहते हैं भाई, किसी की निजी टिप्पणियों से बचिए, उसका फैसला जनता और जनार्दन को करने दीजिए, उसको लेकर अगर आपको कोई आपत्ति तो भाई जाइए कोर्ट जाइए, मुकदमा करवाइए केसी जैन जी के खिलाफ। ये व्यक्तिगत टिप्पणी से इसका कोई हल नहीं निकलेगा, व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई हल नहीं निकलेगा, व्यक्तिगत टिप्पणी से कोई हल नहीं निकलेगा। मनोज यादव जी भाई केसी जैन जी ने कब्जा किया तो भाई जाइए करवाइए ना, मुकदमा करवाइए, केसी जैन जी जाइए भैया जेल चले जाएंगे। ठीक है उपाध्याय जी के पास मैं आ जाता हूँ, ठीक है व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे सभी मैं जितने भी गेस्ट हैं सबसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है व्यक्तिगत टिप्पणी कोई हल नहीं है, इससे कोई हल नहीं निकलना। उपाध्याय जी क्या ये मुद्दे बने इस बार इस उपचुनाव के अंदर, ये मुद्दे बने क्या इस बार उपचुनाव के अंदर विजय उपाध्याय जी, क्या ये मुद्दे बने चुनाव के अंदर, या फिर जो टेक्निक या जिस टैक्टिक के साथ लड़ा जाता है चुनाव लड़ा उसी आधार पे गया, विपक्ष वाले कुछ भी कहता रहे, सत्ता पक्ष वाले कुछ कहता रहे। ठीक है अब शांत हो जाएं, अब शांत हो जाए। अरे केसी जैन जी कार्रवाई हो रही है, केसी जैन मनोज यादव जी केसी जैन जी शांत हो जाए दोनों लोग, ठीक है। अरे अभी कानून और अभी संविधान और अभी सबका हवाला दे रहे थे, अभी आपस में लड़ रहे हैं आप लोग भाई, न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए ना, सब कुछ न्यायालय को करना है। चलिए उपाध्याय जी को सुन ले। अरे मनोज यादव जी इंतजार करें भाई, मनोज जी कल तक का इंतजार कर लें। मनोज जी और केसी जैन जी दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों लोग को मैं कह रहा हूँ, मनोज जी और केसी जी दोनों को कह रहा हूँ, केसी जैन जी 20,000 जी अरे भाई इंतजार कर लो, केसी जैन जी कल तक का इंतजार कर रहे हैं, केसी जैन जी मनोज जी दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं भाई ठीक है, पता है आप दोनों के बीच में ही है, आप दोनों के बीच में ही है मुकाबला भाई, इंतजार थोड़ा कल तक का इंतजार तो करें, थोड़ा कल तक का इंतजार करें, थोड़ा कल तक का इंतजार करें, थोड़ा कल तक का इंतजार कर ले। ठीक है शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, बस ठीक है। अरे केसी जैन जी हो गया, केसी जैन जी ठीक है, केसी जैन जी हो गया। उपाध्याय जी क्या इस तरीके के मुद्दे बने, क्या ये मुद्दे बने इस बार विधानसभा चुनावों के अंदर, उपचुनावों के अंदर? मनोज जी ने देखिए अपोजिशन इसको जनता के बीच किस तरह से ले गया है, शायद अपोजिशन को ये बात बताना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं ये, इसको तो अपोजिशन ने अभी भुनाया ही नहीं, इस पे तो बात ही नहीं की मजबूती से। कौन खड़ा हुआ किसके समर्थन में मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ आजम खान साहब से मिलने के लिए जरूर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, लेकिन अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा या फिर बद्दो या गुर्जर, मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दल इनके समर्थन में आया। जरूर बसपा की तरफ से एक दो ट्वीट आए कि भाई ये गलत है, सपा की तरफ से भी ऐसे ट्वीट आए कि ये सरकार जो है अन्याय कर रही है, राजनीतिक द्वेष से कर रही है या सिलेक्टिव है, तो इस तरह के बयान आए, लेकिन जनता के बीच इसे मास में ले गए हो ऐसा नहीं नजर आता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा था कि जिसपे ज्यादा राजनीति करने की गुंजाइश ही नहीं थी। जो खुद दागी है, जिसकी हिस्ट्री ऐसी है, जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की स्थिति में अपने को रखे हुए था पिछले कई सालों से, और राजनीतिक दलों को अपने दरवाजे पे झुकाता रहा है, जब चाहा जिस राजनीतिक दल में दाखिल हो गया और चुनाव लड़ लिया, तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हुए मुझे नहीं नजर आया। उबैद नासिर जी बिल्कुल फाइनल कमेंट मैं आपका भी चाहूंगा भाई, देखिए सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आंकलन सही बताइए किस तरीके से, और क्या लग रहा है कि वाकई में जिन मुद्दों को आप लोग उठा रहे थे जनता ने उसको एड्रेस किया है? वो तो कल पता चल जाएगा आयुष भाई, जनता ने उसको कितना एक्सेप्ट किया। देखिए हम तो जो कुछ भी हमको मिला कि वो हमारा गेन होगा,
हमें सीट मिलती है तो बहुत अच्छा, हमारा परसेंटेज बढ़ता है तो बहुत अच्छा। इसलिए कि हम तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, हम तो अपनी रियलाइज करते हैं कि हमारी क्या कमजोरी थी और हम कहाँ पर खड़े थे और हम कहाँ पहुंच गए। जहां तक मुद्दों की बात है, हमने सारे मुद्दे, हमने बिल्कुल कोई ये जो नॉनसेंस इश्यूज थे, किसकी दीवार गिरा दी, उसका घर गिरवा दिया, ये सब कानूनी बात थी। हालांकि एक बात फैक्ट है कि योगी जी सारा काम सिलेक्टिव होकर करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सब इसको जानते हैं कि योगी जी का काम जो होता है बिल्कुल सिलेक्टिव होता है, बहुत ही कम्युनल होता है। लेकिन वो एक अलग बात है, वो जनता देख रही है। धर्म और जात की राजनीति का अब अंत हो चुका है। झारखंड में हो गया, बिहार में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से भी हो जाएगा। ये राजनीति खत्म हो गई है, निगेटिव पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा लंबा दौर नहीं रहता। हम पूरी तौर से पॉजिटिव होके जनता के मुद्दे लेकर, जनता की बेरोजगारी के मुद्दे लेकर, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेकर, अपनी बहनों बेटियों की इज्जत और उनकी जान माल की आबरू की इज्जत पर लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरे थे। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और इन्हीं मुद्दों को हम जनरल इलेक्शन में भी मुद्दा ही बनाएंगे। हम बिल्कुल कोई ऐसा जो है वो नॉनसेंस इशू लेकर हम मैदान में नहीं जाएंगे, कोई निगेटिव इशू लेकर हम नहीं जाएंगे। जनता के मुद्दे ही हमारे मुद्दे होंगे। चलिए, अब आपकी इसी बात के साथ समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि दिल की धड़कनें सभी की तेज हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि कल फैसला होना है और देखना यह कि इस बार प्रदेश की जनता ने आखिर किन मुद्दों को सराखों पर रखा है और किसकी बातों को जनता ने समझा है। ये कल स्पष्ट हो जाएगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।